इस वीडियो में हम वे ऑप्टिक्स का एक कंप्लीट वन शॉट करने वाले हैं। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। बोर्ड और जेई के पर्सपेक्टिव से ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड आसान मार्क्स फेच करने वाला टॉपिक है। अब इस स्लाइड पे आप एक पूरा जो वे ऑप्टिक्स का कवरेज है वो देख रहे हैं। पहले रे ऑप्टिक्स का क्या कवरेज है, क्या हैंडल कर सकता है, उसकी लिमिटेशंस वगैरह क्या है, क्यों हमें वेव नेचर की जरूरत पड़ती है। फिर है इंटरफेरेंस का बेसिक्स, जिसमें कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये कंडीशंस जो है वो इम्पोर्टेंट। फिर आएगा वाईडीएसी का सेटअप, उसकी ज्योमेट्री, फ्रिंज विड्थ, ब्राइट और डार्क डार्क जो फ्रिंजेस है उनके पोजीशंस, और अगर मीडियम चेंज कर दे तो वेवलेंथ या स्क्रीन डिस्टेंस, ये उसको चेंज कर रहे हैं तो उसका कैसे ये पैटर्न पे अफेक्ट करता है वो चीजें। और लास्ट में जो आपका डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, सॉरी, उसमें खास करके सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन और रिजॉल्विंग पावर जो होता है उसका बेसिक आइडिया भी देख लेंगे। फिर पोलराइजेशन में मालूस लॉ और ब्रूस्टर्स एंगल। ये जो ब्रूस्टर्स एंगल है वो जेई के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो रे ऑप्टिक्स हमें पहले डिटेल में पढ़ाई है, जैसे मिरर, लेंसेज, प्रिज्म्स, इमेज फॉर्मेशन और ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, इन सब के लिए रे मॉडल काफी अच्छा काम करता है ना, क्योंकि ये बड़े हैं। रे बेसिकली स्ट्रेट होता है इनके हिसाब से, क्योंकि उसकी वेवलेंथ इन ऑब्जेक्ट्स के कंपेयर में छोटी होती है। तो हम कह सकते हैं कि रे स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है, और हमारे जो लॉ है वो ठीक है उस ज्योमेट्रिकल रे ऑप्टिक्स के लिए। लेकिन अगर कुछ फिनोमेना आप देखें तो वो इस सिंपल मॉडल से एक्सप्लेन नहीं होते, जैसे इंटरफेरेंस। है ना, इंटरफेरेंस में आप जैसे लाइट प्लस लाइट दोनों ऐड करो तो डार्कनेस कैसे आया है। तो समटाइम्स लाइट प्लस लाइट इज इक्वल टू ब्राइटनेस, बट समटाइम्स डार्कनेस। तो ये इंटरफेरेंस है। डिफ्रैक्शन, जहाँ अगेन डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में ज्यादा फर्क नहीं है, बट जहाँ लाइट या एक एज से या नैरो स्लिट के पास बेंड हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, ये चीजें रे ऑप्टिक्स नहीं समझा पाएगा। फिर पोलराइजेशन, जहाँ लाइट का वाइब्रेशन का डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आता है ना, वो भी रे ऑप्टिक्स में नहीं आता है। तो ये सब समझने के लिए हमें लाइट को वेव की तरह ट्रीट करना पड़ता है। और वेव ऑप्टिक्स का एजम्पशन यही है कि सूटेबल एक्सपेरिमेंट में लाइट वेव बिहेव करती है और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई होता है। मतलब मल्टीपल वेव्स जो है वो ऐड होके एक रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट देती है ना। ये हमने वेव्स में भी देखा है बेसिकली, और ये वेव ऑप्टिक्स में भी आएगा। जैसे मैं 11th का वेव्स में हमने लेक्चर है डिटेल में, वहां पे हमने कहा है कि यही का यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ ये जो डायग्राम है उसमें देख रहे हो कि लेफ्ट साइड में रेस है, सिंपल स्ट्रेट लाइन में, जो स्लीप पे आते ही ये स्लिट तक आप कह सकते हो कि रे ऑप्टिक्स काम करता है स्ट्रेट वे में, लेकिन स्लिट के बाद देखो स्प्रेड हो जाते हैं सारे, तो ये वेव स्प्रेडिंग आप कह सकते हो। वहां डिफ्रैक्शन को वेव नेचर, आप वेव नेचर से ही ये डिफ्रैक्शन कहे अगर इसको, तो वेव नेचर से ही ये समझाया जा सकता है। अब है ना, ये जो वेव का सब ऑप्टिक्स का सबसे बेसिक टूल है वेव फ्रंट और हॉयगन्स प्रिंसिपल। ये बेसिक है, सिंपल है, इसलिए कई बार डिफिकल्ट भी लग जाता है स्टूडेंट्स को।
क्योंकि थ्योरेटिकल है। तो वेवफ्रंट का मतलब है कि उन सभी पॉइंट्स का लोकस जिनका फेज सेम है। अब देखो फेज का मतलब यहाँ पे आप इतना समझ लो कि डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस सेम है ना? और वेव तो आपको पता है ट्रैवल करता है टाइम के साथ कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो समझ लो कि जितना वेव का डिस्टेंस सेम वो सारे सेम फेज में है। देखो ये पॉइंट सोर के पास आपका वेव फ्रंट स्फेरिकल होता जाता है ना, बड़े-बड़े सर्कल बन रहे हैं, दिख रहे हैं? और सोर्स से बहुत दूर आप जाओ, तो ये जो स्फेरिकल कर्व्स है, ये आप कह सकते हो कि फ्लैट हो जाएँगे, है ना? कि बहुत बड़ा सर्कल तो इट इज़ एज़ सिंपल एज़ अ स्ट्रेट लाइन। प्रैक्टिकली हम कह सकते हैं कि ये प्लेन वेव फ्रंट हो गया, सिंपल, सीधा। अब हॉल्गन प्रिंसिपल ये कहता है कि हर वेव फ्रंट का हर पॉइंट खुद एक छोटा सेकेंडरी सोर्स है। जैसे पहले आपने देखा पॉइंट सोर्स यहाँ दिख रहा है। तो अब वेव फ्रंट पे भी ऐसे अनेक सोर्स होंगे जिसको उन्होंने वेवलेट कहा था, है ना? और ये जो अगला वेव फ्रंट है, ये इन्हीं वेवलेट्स के एनवलप को जोड़ रहा है। जैसे यहाँ पे हमने रेड लाइन दिखाई है वो। तो जो टेंजेंट लाइन आप खींचोगे तो वही एनवलप है और वही नेक्स्ट वेव फ्रंट बन जाता है ना? अब ये जो सिंपल थियरी है ना, इसको आप पॉज़ करके देखिए, मैंने 3 चीज़ें बताई हैं। एक तो वेव फ्रंट बताया है, सेकेंडरी सोर्स से वेवलेट का बात किया और उनको टेंजेंट बना के कैसे वेव फ्रंट बनता है। ये 3 ही चीज़ है इसमें, इसमें और कुछ है नहीं। तो आप इसको पॉज़ करके ये चीज़ों को समझ लें और फिर इसी से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन ये सारे ज्योमेट्रिकली समझा पाए वो, है ना? ये उन्होंने बहुत पहले ये थियरी दी थी, है ना? न्यूटन का जो पार्टिकल थियरी एक्सेप्टेबल था, वो उसी वक़्त उन्होंने दी थी, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुई है। यंग डबल स्लिट के बाद ही ये थियरी एक्सेप्ट हुई है। हालाँकि ये बहुत ही अ, मीनिंगफुल और डेप्थफुल थियरी। तो चलो आगे बढ़ते हैं अभी इसमें। वेव ऑप्टिक्स का जो बैकबोन है, जैसे मैंने कहा कि सुपरपोज़िशन प्रिंसिपल। जब 2 या 2 से ज़्यादा वेव्स ओवरलैप करते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो सिंपल अलजेब्रिक सम होता है ना? प्लस माइनस के साथ। समझे आप प्लस माइनस क्योंकि हैं, साइन का हिसाब लगाना पड़ता है वहाँ। तो सिंपलिसिटी में। अगर ये ओवरलैपिंग वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी के हैं और उनके बीच का अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट है ना? ये मैंने अपने वेव्स के लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से बताया है। तो ही हम कह सकते हैं कि ये कोहेरेंट सोर्स है। तो अब हम कोहेरेंट सोर्स से ही हमें ये जो डार्क लाइट, डार्क ब्राइट, ये ऐसा स्टेबल पैटर्न मिलता है, मैक्सिमम मिनिमम। इसी पैटर्न को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। अब इसमें 2 टाइप्स इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्टिव चाहे एम्पलीट्यूड्स ऐड हो जाते हैं, ब्राइटनेस ज़्यादा होती है और उसका कंडीशन हम कहेंगे कि अगर पाथ डिफरेंस मतलब 2 सोर्सेस ने कितना पाथ ट्रैवल किया है, वो एन लैम्बडा के, तो हम कंस्ट्रक्टिव कहेंगे। डिस्ट्रक्टिव में जहाँ ब्राइटनेस आ जाता अरे सॉरी डार्कनेस हो जाएगा, कोई लाइट ही नहीं दिखेगी आपको। उसके लिए हम कंडीशन है कि दोनों डेल्टा एक्स दोनों के बीच जो सोर्सेस से ट्रैवल एन प्लस 1/2 लैम्बडा लिख दो। और पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का एक इम्पोर्टेंट लिंक है, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा डेल्टा एक्स, है ना? ये रिलेशन बहुत जगह पे यूज होगा। अब इंटरफेरेंस के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कोहेरेंट सोर्सेस, सेम फ्रीक्वेंसी और क्या कहा मैंने जैसे कांस्टेंट फेज। पाथ डिफरेंस जो कहा मैंने अगले स्लाइड में डेल्टा एक्स, उसका सिंपल आइडिया देखो। अब स्क्रीन पे किसी पॉइंट पी जो यहाँ पे दिखा है, वहां पहुंचने के लिए S1 से आया रे और S2 से आया रे अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। उस डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वही पाथ डिफरेंस होगा, है? इस पाथ डिफरेंस की वजह से दोनों वेव्स के फेज अलग अलग हो जाते हैं, जैसे हमने कहा फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा है।
तो यही डिसाइड करता है कि वहाँ कंस्ट्रक्टिव मिलेगा या डिस्ट्रक्टिव, मतलब डार्क मिलेगा, लाइट मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना? ये डायग्राम से आप इसको एक बार और देख लीजिए। अब आते हैं सबसे जो फेमस एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये यही सेंट्रल है जिससे पता चला कि वेव है, जिससे huygens की थियरी जो काफी सालों से डेड पड़ी थी, वो उभर के आई। सेटअप सिंपल है, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स एस से लाइट आ रही है, दो नैरो स्लिट है एस वन एस टू, और वो इल्यूमिनेट करती है इन स्लिट को। तो ये स्लिट प्रैक्टिकली आप, है ना, कोहेरेंट सोर्सेज की तरह बिहेव करते हैं अभी, क्योंकि दोनों का सेम सोर्स है, और सेम सोर्स का मतलब है फ्रीक्वेंसी भी सेम। अब कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी रह सकता है इन स्लिट के लिए, क्योंकि एक ही सोर्स है। स्लिट्स के बीच का सेपरेशन डी है, और स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस डी है। और यहाँ पे हम हर बार यही एग्जाम्पशन है कि डी बहुत, कैपिटल डी बहुत बड़ा है स्मॉल डी से, क्योंकि इनका सेपरेशन बहुत छोटा होता है। स्क्रीन पे हमें क्या दिखता है? अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस, यही इंटरफेरेंस पैटर्न है ना? हालांकि यहाँ पे डी बड़ा दिखाया है, स्लिट भी बड़ी बड़ी होती है, लेकिन रियल लाइफ में वो बहुत छोटी होती, दिखती भी नहीं ऐसे। ओके, अब जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, वो आप जीरो बोल दो उसको, सेंटर मतलब वहां जो सेंटर है सिमेट्री, वो जीरो पे मिलती है। वहां दोनों स्लिट का ऑब्वियसली पाथ डिफरेंस देखो सेम है, डेल्टा एक्स, या यहाँ से आओ या वहां से आओ, जीरो है। तो ये परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, समझे? तो ये अब इसका ना थोड़ा ज्योमेट्री देख लेते हैं। अब स्क्रीन पे किसी जनरल पॉइंट पी को लेते हैं, जिसका ओ से, मतलब जहां हमने ओ कहा था, जीरो कहा था, सेंटर से डिस्टेंस वाई है, वाई, इसी को वाई कहेंगे हम। अब अगर डी, कैपिटल डी स्मॉल डी से बहुत ज्यादा है, तो एंगल हमारा पता है कि साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू थीटा लिख सकेंगे। तो इसी से डेल्टा एक्स इक्वल टू हम लिख सकेंगे डी वाई बाय कैपिटल डी। ठीक है, यहाँ एक इम्पोर्टेंट रिलेशन ये है कि ये डी, मतलब ये ज्योमेट्री का सारे जो पैटर्न है, वो कैसे जुड़े हुए हैं, ये आप यहाँ पे अ, देखो, यहीं से डेल्टा एक्स आपका मिल जाता है। अब देखो, ये डेल्टा एक्स ज्योमेट्री से मिल रहा है, तो इसी को अगर कंस्ट्रक्टिव चाहिए तो हम लिखेंगे डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमड़ा, है ना? तो यहाँ से y मिल जाएगा, हम अगर इक्वेट करेंगे तो ये जो y ऑफ nth ऑर्डर के लिए हम कहेंगे कि n लेमड़ा डी बाई डी, है ना? जो जैसे कहा, यहाँ से y जो है वो सेंट्रल ब्राइट से nth ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन है, और डार्क के लिए क्या लिखेंगे? डेल्टा एक्स इक्वल टू n प्लस वन बाई टू लेमड़ा। तो इससे हमें y ऑफ डार्क फ्रिंज मिल जाएगा। ठीक है, तो यही एक पैटर्न है, आप देखो इस ज्योमेट्री को एक बार समझ लीजिए। अब ये एक इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है इसमें, इसके बाद है फ्रिंज विड्थ, जिसका सिंबल बीटा कहते हैं। तो फ्रिंज विड्थ मतलब देखो, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, अब यहाँ पे लेंगे ब्राइट फ्रिंज, जरूरी नहीं अब डार्क फ्रिंज के बीच भी यही डिस्टेंस रहेगा, है ना? देखो, ये ऐसा डेफिनेशन है, और ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं। तो यहाँ पे y ऑफ n आपको पता है, n लेमडा डी बाई डी, है, तो बीटा वाई एन प्लस वन, मतलब एक कॉन्जिक्यूटिव से दूसरे कॉन्जिक्यूटिव, तो वाई एन माइनस वाई एन लिखेंगे, तो आपका ये आ जाएगा लैम्बडा कैपिटल डी बाई डी, और यही तो बीटा है, तो बीटा लैम्बडा डी बाई डी, ये एडजेसेंट डार्क फ्रिंज के बीच भी यही आएगी, या एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंज के बीच भी यही वैल्यू है।
देखो यहाँ पे ये फ़ॉर्मूला से डिपेंडेंसीज़ क्लियर है। जैसे बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्ब्डा, वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रिंजेस वाइड हो जाएँगे, पैटर्न स्प्रेड होगा। अगर डी कैपिटल डी स्क्रीन दूर ले जाओगे तो पैटर्न का साइज़ लीनियर डायमेंशन में बढ़ेगा। ली लीनियर मतलब डी है ना डायरेक्टली, और ये बीटा जो है 1 बाय डी, तो स्लीट को ज़्यादा दूर करोगे तो फ्रिंजेस स्क्वीज़ हो जाएँगे, स्पेसिंग कम हो जाएगा, ऐसे। अगर मीडियम चेंज करे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है वो चेंज हो गया है, तो वेवलेंथ हमें पता है कि लैम्ब्डा बाय म्यू हो जाती है। तो बीटा किसी मीडियम में निकालना है तो हम लिखेंगे लैम्ब्डा नॉट डी बाय म्यू डी। तो इससे हमें मिलेगा कि बीटा नॉट बाय म्यू, है ना? बीटा नॉट मतलब हमारा रेफरेंस एयर है, मतलब अगर डेंसर मीडियम है आपका एयर से, म्यू ग्रेटर देन 1, तो फ्रिंजेस क्लोज हो जाएंगे, ज्यादा नजदीक हो जाएंगे। समझे आप? तो ऐसे ये पूछ सवाल इसके ऊपर आते रहते हैं। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं, चलो। सेटअप में लैम्ब्डा दिया हुआ है, मतलब जो लाइट का सोर्स है उसका 600 नैनोमीटर, स्क्रीन की दूरी दी है 1.5 मीटर, और स्मॉल डी दिया हुआ है। तो पहला तो एक काम करिए कि ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो। तो लैम्ब्डा आपका 10 टू द पावर -9 लिख दो। ठीक है। अब तो सिंपल हो गया, बीटा को फॉर्मूला यूज करो, लैम्ब्डा डी बाई डी। जैसे मैंने कहा कि इस टॉपिक में ज्यादातर तो आपको फॉर्मूला बेस्ड ही आएंगे, मतलब आसान है, फॉर्मूला याद रखो, फटाफट सॉल्व करो, और मार्क के मिलने वाले हैं आपको इसमें। तो इससे आपका बीटा निकल के आएगा। और 1.8 मिलीमीटर, मतलब देखो कितना होता है जनरली, बहुत छोटा है 1.8। अब पूछा है थर्ड ब्राइट प्रिंट का पोजीशन आपको निकालना है, तो आप क्या लिखोगे? सीधा सीधा फॉर्मूला y3 इज इक्वल टू 3 बीटा कर दो, तो यहाँ से 5.4 मिली है। जैसे कहा कि बोर्ड और जेई के इसी टाइप के सिंपल कैलकुलेशंस आते हैं, सब कुछ इन एक दो फॉर्मूला के इर्द गिर्द ही होता है, आपको सिर्फ सेटअप समझना है इसमें। ये एक थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल है। तीन फिल्म इंटरफेरेंस कहते हैं, बच्चे थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो आसान चीज है इसमें। ये देखो, ये जो कलरफुल पैटर्न्स आप सोप बबल में देखते हो, या ऑयल फिल्म, जब जब है ना, वाटर के ऊपर ऑयल थोड़ा डाल दो तो आपको कलर दिखते हैं, तो वही थिन फिल्म इंटरफेरेंस है, उसी वो इंटरफेरेंस की वजह से होता है। देखो रीजन क्या है? जब लाइट एक थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म पे गिरती है, जैसे वाटर हो गया, सोप, तो कुछ पार्ट टॉप सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना? क्योंकि वो तो रिफ्लेक्ट करेगी, और कुछ पार्ट अंदर जाके बॉटम सरफेस से रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रेज सुपरपोज करते हैं। समझे आप? तो यही सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस पैटर्न, आप समझे? एक और दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको, जो मतलब आप समझ लो कि कैसे आया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फेस चेंज का एक लॉ है। जब लाइट रेरर से डेंसर मीडियम पे रिफ्लेक्ट होती है, मतलब लो म्यू से हाई म्यू में, तो रिफ्लेक्शन पे पाई फेज चेंज आ जाएगा, जो हमने डेल्टा फाई की बात की ना, वो 180 डिग्री मिल जाएगा हमें। जब डेंसर से रेयर मतलब हाई हाई म्यू से लो म्यू में रिफ्लेक्ट होती है, तो कोई फेज चेंज नहीं होती। ये लॉ है, इससे आपका सब ये जो है थिंग, ये आसान से क्लियर कर सकेगी। देखो, अगर फिल्म थिकनेस जो यहाँ देख रहे हो टी मान लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ये फिल्म का म्यू है, तो रे जो अंदर जाकर वापस आती है, उसका एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ क्या हो जाएगा? 2 मीटर होता। देखो आप, समझे? क्योंकि 2 बार उसने ट्रैवल किया अंदर। हाँ, ठीक है। तो साथ में 1 या 2 रिफ्लेक्शन उसके देखो, कहाँ-कहाँ रिफ्लेक्ट हुआ है। तो जहाँ वो पाई फेज़ डिफरेंस आएगा, वो ऐड कर दो, है ना? क्योंकि एक ही बार पाई आ रहा है इसमें। तो इसी कॉम्बिनेशन से इफेक्टिव पाथ डिफरेंस आपका निकल के आएगा। अब ये जो अगर पाथ डिफरेंस मिल गया, तो कंडीशन आप कंस्ट्रक्टिव
और डिस्ट्रक्टिव के लिए लगा दो। अगर डिफरेंट लैम्ब्डा के लिए कंडीशन अलग है, इसलिए डिफरेंट कलर्स अलग-अलग पोज़ीशन पे दिखते हैं। देखो ये कॉन्सेप्ट बोर्ड के लिए मोस्टली क्वालिटेटिव होता है, जेईई में कभी-कभी थोड़ा-सा फ़ॉर्मूला बेस्ड पूछ लेते हैं, है ना? तो फ़ॉर्मूला अभी यहाँ पे हमने नहीं किया है, कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा क्वालिटेटिवली दिखा दिया है, ओके? अब आते हैं डिफ्रैक्शन पे। डिफ्रैक्शन का मतलब है जब वेव किसी नैरो एपर्चर से गुजरती है या किसी ऑब्स्टेकल के अराउंड जाती है, तो वो बेंड हो जाती है या स्प्रेड हो जाती है। ये इफ़ेक्ट तब नोटिसेबल होता है जब अपर्चर का साइज़ मतलब ऑप्टिकल का साइज़ और वेवलेंथ का कंपेरेबल हो। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में हम एक नैरो स्लिट जैसे ए विड्थ ले लिया और स्क्रीन डी डिस्टेंस पे है, तो पैटर्न कुछ इंटरपोलेशन जैसा ही होता है, लेकिन सेंटर का मैक्सिमम काफ़ी ब्रॉड होता है, इतना ही डिफरेंस है। है ना? जो हमने इंटरफेरेंस पढ़ा वैसे ही होगा और लेकिन पैटर्न सेंट्रल बहुत बड़ा होगा और साइड में मैक्सिमा छोटे-छोटे होंगे बस। डायग्राम में आप देखो यहाँ पे जो स्लिट से निकलती हुई डाइवर्जिंग रेस है और यही स्प्रेड होके डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाता है। अब सिंगल स्लिट के हमने ए विड्थ लिया है, तो मिनिमा मतलब यानी डार्क फ्रिंज जिसको कहते हैं उसकी कंडीशन देखो यहाँ है ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। यहाँ पे हम डिराइवेशन नहीं करेंगे, इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको पता है एन यहाँ पे प्लस माइनस ले सकते हो, प्लस मतलब ऊपर, माइनस मतलब नीचे की फ्रिंज की बात कर रहे हैं। तो ये वो एंगल्स है जहाँ इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डोमिनेट करता है, समझे आप? एन लैम्डा। अब आप पूछोगे एन लैम्डा तो सर हम कंस्ट्रक्टिव के लिए लेते थे, तो उसके लिए हम आप डिटेल लेक्चर में आप देख सकते हो। ये वन शॉट में आप इतना याद रखो कि यहाँ एन लैम्डा मिनिमम देते हैं। तो यहाँ से सेंट्रल की जो अ अ, विड्थ है वो आप नहीं निकाल सकते क्या? क्योंकि सेंट्रल तो देखो रफली माइनस लैम्डा बाय ए से प्लस लैम्डा बाय ए के बीच होगा, है ना? साइन थीटा और इसीलिए मैक्सिमम एंगुलर विड्थ हम लिखेंगे कि डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाय ए। जैसे मैंने कहा साइन थीटा इक्वल टू टैन थीटा, तो यहाँ पे हमने सीधा एंगुलर विड्थ मतलब डेल्टा थीटा, तो ये निकाल लिया। अब स्क्रीन डिस्टेंस डी हो तो लीनियर विड्थ बोलेंगे हम डब्ल्यू, इसको हम सीधा है ना, ये जो आर डी थीटा से आया ये फॉर्मूला, तो ये 2 लैम्डा डी बाय ए हो जाएगा सिंपल। ये देखो ऑब्जर्वेशन जैसे सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ साइड मैक्सिमा से लगभग डबल होती है, इसलिए सेंट्रल राइट वाइड होता है ना? और साइड लोग यहाँ पे देखो छोटे-छोटे नैरो दिख रहे हैं, समझे? इतना ही है डिफ्रैक्शन में, इससे ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है कुछ। अब सोचो अगर स्लिट विड्थ ए को आप बदलते हैं या वेवलेंथ चेंज करते हैं, तो पैटर्न क्या होगा? सिंपल है कि एंगुलर विड्थ तो आपको 2 लैम्ब्डा बाय ए था, लीनियर विड्थ आपको पता है, तो अगर स्लिट विड्थ को इंक्रीज़ करोगे तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, इसलिए डेल्टा थीटा और डब्ल्यू दोनों कम हो जाएँगे, पैटर्न नैरोवर हो जाता है। समझो? समझ गए? अगर लैम्ब्डा इंक्रीज़ करोगे तो दोनों विड्थ्स बढ़ेंगी, पैटर्न्स और स्प्रेड हो जाएगा। अगर डिस्टेंस डी बढ़ाओगे तो एंगुलर विड्थ सेम रहेगी, लेकिन आपकी जो लीनियर विड्थ है वो बढ़ जाती है। ये थोड़ा याद रखो, एंगुलर सेम, लीनियर मतलब बढ़ेगी वो विड्थ स्क्रीन पे। इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, है ना? डायरेक्टली आप फार्मूला से इंट्यूशन बना लो। जैसे मैंने कहा ये 2 फार्मूला से। अब अब ये जो है यहाँ पे इस स्लाइड पे कॉन्सेप्ट है रिज़ॉल्विंग पावर। तो इसमें आप ये देखो कि ये जो 2 कर्व दिखाया है इस फिगर में, वो आपका डिफ्रैक्शन का पैटर्न है। अगर ये दोनों का मतलब ये डिफ्रैक्शन पैटर्न किसके हैं? तो बोले 2 ऑब्जेक्ट के हैं, जिस सोर्स 1 है, सोर्स 2 है।
अगर ये दोनों जितने ओवरलैप होंगे, उतना हम आइडेंटिफ़ाई ही नहीं कर पाएँगे कि कौन-सा ऑब्जेक्ट कौन है। क्लियर है? दोनों एक-दूसरे के ऊपर ओवरलैप, है ना? क्योंकि डिफ्रैक्शन का पैटर्न ही ऐसा है। तो इसीलिए ना राले आइडिया है ये जो, कि कब हम कह सकते हैं कि 2 अलग-अलग रिज़ॉल्व हो गए, तो ये है कि देखो सोर्स 1 का जो फर्स्ट मिनिमा है, वो सोर्स 1 सोर्स 2 के मैक्सिमा पे भी गिर जाए अगर, तो हम कह सकेंगे कि चलो इतने से हम समझ सकेंगे कि 2 ऑब्जेक्ट अलग-अलग है। समझ गए? इतना ही है इसमें। समझ गए? तो स्मॉलर एपर्चर है तो ब्रॉडर डिफ्रैक्शन, तो पुअर रिज़ॉल्यूशन। ये स्मॉलर एपर्चर मतलब देखो मैंने जो फ़ॉर्मूला की दी थी उसमें एक ही साइज़। अगर लार्जर एपर्चर है तो वो नैरोवर डिफ्रैक्शन पैटर्न मतलब बेटर रिज़ॉल्यूशन। ये जो कर्व दिख रहा है ना, वो जितना छोटा उतना रिज़ॉल्यूशन अच्छा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसी को वापस है कि कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, जैसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप या हम अपनी ह्यूमन आई, उसकी एबिलिटी वो 2 क्लोज़ ऑब्जेक्ट को अलग-अलग दिखा सके, इसी को हम रिज़ॉल्यूशन बोलते हैं। है, समझे आप? इसको अभी मैथमेटिकली या डायग्राम में नहीं दिखा है, लेकिन इसको आसान रखने के लिए, तो जब डिफ्रैक्शन पैटर्न बहुत ब्रॉड होता है और 2 सोर्सेज़ के सेंट्रल मैक्सिमा ज़्यादा ओवरलैप करते हैं, तो दोनों इमेजेस मर्ज लगती है हमें, जैसे अगली स्लाइड में। तो रिज़ॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। छोटा एपर्चर यानी स्मॉल है, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न ब्रॉड हो जाता है, तो रिज़ॉल्यूशन खराब बोल दो आप। बड़ा एपर्चर लार्ज है, पैटर्न नैरो बनाता है, रिज़ॉल्यूशन बेटर हो जाता है। तो यहाँ पे एक ट्रेड ऑफ है, या तो अपर्चर बहुत छोटा करोगे तो लाइट कम मिलेगी, इमेज डिम हो जाएगी। बहुत बड़ा करोगे तो प्रैक्टिकल लिमिटेशन आती है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट है। बट कॉन्सेप्चुअली लार्जर एपर्चर मतलब बेटर रिज़ॉल्यूशन का इतना। बोर्ड के लिए क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग काफ़ी है। जेईई मेन में मोस्टली कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू आते हैं। डिटेल्स से ज़्यादा आइडिया इम्पोर्टेंट है अभी इस स्टेज पे आपको। अब ये थर्ड मेजर टॉपिक है इसमें, पोलराइजेशन। अनपोलराइज्ड लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर ई डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर प्लेन में हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। मतलब बीम के अंदर कई रैंडम डायरेक्शन का मिक्सचर होता है ना? ये वाइब्रेशन, जैसे पहले तो ये पता ही नहीं था कि ये वाइब्रेशन क्या है, लाइट पोलराइज क्यों होती है, तो ये इसलिए टॉपिक। अब प्लेन पोलराइज में ई जो फील्ड है वो सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट करती है, बाकी जो डायरेक्शन है इफेक्टिवली ब्लॉक हो जाते हैं जब ये पोलराइजेशन बाहर निकलता है, देखो आप। तो इसको अचीव करने के लिए ये जो पोलराइजर यूज करते हैं, वो नेचुरली अवेलेबल मटेरियल होते हैं ये। पोलराइजर का ट्रांसमिशन एक्सिस होता है, ये उन वाइब्रेशन को ट्रांसमिट करता है जो एक्सिस के पैरेलल है, बाकी कंपोनेंट को एब्सॉर्ब कर लेता है ना, या ब्लॉक कर देता है। तो इसको डिटेल लेक्चर में हमने जैसे समझाया था कि एक विंडो से वेव जा रही है, तो वो विजुअल आपको अगर समझना है तो वहां से समझ सकते हो। बाकी डायग्राम में लेफ्ट साइड पे आप अनपोलराइज्ड लाइट है, बीच में पोलराइजर रख दो, राइट साइड पे एक ही डायरेक्शन में, जैसे एक विंडो है तो उसमें से जो वो पास करने देगा वही पास होगा, है ना? विंडो एकदम स्मॉल स्लिट ले लो तो जो वर्टिकल लाइन है वही बाहर निकलेंगी, है ना? विंडो का जो परपेंडिकुलर नहीं निकल। तो ये ई वेक्टर्स है वो प्लेन पोलर लाइट ऐसा दिखाया है। यहाँ पे आपको मालूस लॉ जो है वो आपका इम्पोर्टेंट है इक्वेशन में, ठीक है? तो सेटअप सिंपल है, एक प्लेन पोलराइज्ड बीम जिसका इंटेंसिटी आई नॉट बोल दो, एक एनालाइजर पे आप उसको पास कराओ। एनालाइजर भी एक पोलराइजर ही है, लेकिन हम उसको मेजरमेंट के लिए अभी यूज कर रहे हैं, समझा? वो तो
ये जो इंसिडेंट लाइट का पोलराइजेशन डायरेक्शन और एनालाइजर का ट्रांसमिशन एक्सिस के जो बीच है वही एंगल थीटा है, देखो आप। मालूस लॉ बड़ा सिंपल है, वो कहता है कि जो ई बाहर निकला है, जो हमने ई का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी इंटेंसिटी आप सिंपली लिखो कि आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, बस इतना ही है। अब यहाँ पे अगर थीटा जीरो है तो एक्सिस परफेक्टली अलाइंड हो जाएगी, तो कॉस थीटा वन, तो जो बाहर निकलेगा वो भी सबका सब कुछ बाहर निकलेगा, आई इक्वल टू आई नॉट, मैक्सिमम ट्रांसमिशन। है कि नहीं सिंपल? अगर थीटा 90 डिग्री देख लो तो परपेंडिकुलर कॉस थीटा जीरो, आई जीरो, मतलब पूरी लाइट ब्लॉक हो जाएगी। समझे आप ऐसा एज्यूम करो कि एक सिंपल वर्टिकल लाइट है और एक सिंपल वर्टिकल विंडो है, तो पूरी की पूरी पास हो जाएगी। लेकिन आप उस विंडो को हॉरिजॉन्टल कर दोगे तो वर्टिकल लाइट को तो पास ही नहीं होने देगा। तो यही है कॉन्सेप्ट। जेई और बोर्ड दोनों में इस पे सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं। पहले एक पोलर से आप आई नॉट बाई टू हो जाता है ना? अब इसको क्यों आई नॉट टू होता है, तो हम इंटीग्रेट करके अगर सेपरेट लेक्चर में डिटेल में समझना है तो हो, आप देख सकते हो। फिर डिफरेंट एंगल्स पे कॉस स्क्वायर फैक्टर लगता है, इतना ही है इसमें। ठीक है, चलो अब आते हैं ब्रूस्टर्स एंगल पे, जो जेई के लिए स्पेशली इम्पोर्टेंट है। ब्रूस्टर एंगल आईबी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जहां देखो रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली प्लेन पोलराइज हो जाती है। हाँ, और स्पेशल एंगल पे ये रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेस के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। देखो यहाँ पे जो 90 डिग्री लिखा है, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे, वो 90 डिग्री हो जाता है जब ये आईबी होता है तब। समझे आप? अब अब ये जो हम स्नेल्स लॉ वगैरह से हम ये निकाल सकते हैं कि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में जाते हुए कैसे हम ब्रूस्टर्स लॉ लिख सकेंगे, तो 10 आईबी इक्वल टू म्यू। समझे आप? ये स्नेल्स लॉ से ही आता है, क्योंकि देखो यहाँ आईबी प्लस आर इक्वल टू 90 डिग्री है, तो आर मेरा आ जाएगा 90 माइनस आईबी, तो स्नेल्स लॉ आप लगाओ, साइन आईबी इक्वल टू म्यू साइन आर, है कि नहीं? तो यहाँ से आप आर की जगह 90 माइनस आईबी रखो तो कॉस आईबी हो जाएगा, तो इसी से आपका 10 आईबी देखो म्यू निकल के आया। समझा? डायग्राम में आपको सब दिखाया है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो नॉर्मल के साथ एंगल मार्क किया है, और रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड के बीच 90 डिग्री है ना? अब यही है ब्रूस्टर्स लॉ, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। जेई में एमसीक्यू में डायरेक्टली ये रिलेशन यूज होता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। चलो अब ये आपका फॉर्मूला रिकैप कर लो यहाँ पे दोनों के लिए, बोर्ड और जेई। पहले इंटरफेरेंस वाईडीएसी देखो, फेस डिफरेंस डेल्टा फाई लिख दो, 2 पाई बाय लैम्बडा डेल्टा, डेल्टा एक्स लिख दो एन लैम्बडा कंस्ट्रक्टिव के लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए एन प्लस वन बाई टू लैम्बडा लिख दो, आसान है। फ्रिंज विड्थ हो गया लैम्बडा डी बाई डी, है ना? nth के लिए लिखो वाई एन इक्वल टू एन बीटा, अगर डार्क चाहिए तो एन प्लस वन बाई टू बीटा लिख दो। डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन में सिंगल स्लिट मैक्सिमा का एक ही फॉर्मूला है, ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्बडा। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए डेल्टा थीटा एंगुलर 2 लैम्बडा बाई ए, और स्क्रीन पे 2 लैम्बडा डी बाई ए लिख दो। ठीक है? मालूस लॉ होता है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रूस्टर एंगल होता है टाइप tan आई बी इक्वल टू म्यू। यही मतलब ये स्लाइड में बेसिकली फॉर्मूला शीट है, रिवीजन के टाइम आप जरूर देख लेना इसको। हम्म, ये स्लाइड आप स्किप भी कर सकते हो, ये मैं हर बार किसी को अगर गाइडेंस चाहिए तो मैं देता हूँ कि स्ट्रेटेजी क्या होगी, तो पहले कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, इंटरफेरेंस आईडीएसी सिंगल स्लिट ये सारे, साथ में आप ये जो वन साइड है वो रखना, डायग्राम्स और समरीज के लिए।
फिर कोर फ़ॉर्मूला को एक छोटे पेज पे लिख लो, 2 की डायग्राम्स खुद से ड्रॉ करो, आईडीएसी ज्योमेट्री, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, पोलराइज़ेशन, है ना? इससे आपकी विज़ुअल मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फिर आप क्या करो कि एनसीईआरटी के एग्ज़ाम्पल्स और बैक एक्सरसाइज़ और 10-15 पीवाईक्यूज़ कर लो, है ना? फ्रिंज विड्थ जैसे चेंज होती है, कैसे चेंज डिफ्रैक्शन का विड्थ वर्सेस स्लिट, मालूस लॉ के 1-2 एग्ज़ाम्पल से प्रैक्टिस मिलेगी आपको। तो वेव ऑप्टिक्स का एसेंशियली 3 बड़े आइडियाज़ है यहाँ पे। इंटरफेरेंस मतलब लाइट प्लस लाइट डार्कनेस से भी मिल सकती है, क्योंकि फेज़ यहाँ पे मैटर करता है। डार्कनेस मतलब लाइट प्लस लाइट डार्क भी हो जाता है। डिफ्रैक्शन मतलब जब आपका लैम्बडा जो है लाइट का वो अपर्चर के जितना हो जाता है, तो आपको वो लाइट बेंड हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है वगैरह। पोलराइज़ेशन मतलब लाइट के पास सिर्फ इंटेंसिटी नहीं है ना? उसका वाइब्रेशन डायरेक्शन भी होता है, वो तभी लोगों को समझ में आया। ये भी एक बड़ा इंट्रिग उस दिनों क्वेश्चन था, जिससे बहुत सारी चीज़ें क्वांटम मैकेनिक्स में लोगों को समझ में आई। जब ये 3 आइडियाज़ क्लियर करोगे, तो आपको ये फ़ॉर्मूला है वो रैंडम नहीं लगेंगे। वाईडीएससी बस ज्योमेट्री प्लस पाथ डिफरेंस का गेम है। डिफ्रैक्शन स्लिट विड्थ वर्सेस स्प्रेड का ट्रेड ऑफ है। पोलराइजेशन में कॉस थीटा का प्रोजेक्शन इंटेंसिटी में कॉस स्क्वायर थीटा बन जाता है ना? अगर आप इस वन शॉट को अच्छे से समझ के एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू कर लेते हो, तो वे ऑप्टिक्स में एसेंशियली एक स्कोरिंग यूनिट मैंने कहा जैसे वो बनाएगा। ऐसे अगर आपको ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच हेल्प कर रही हो, अ, तो पूरी फिजिक्स को इसी तरीके से कवर आपको अगर करना है रिवीजन वगैरह, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना? अ, और ताकि क्या है कि उभर रही है प्लेलिस्ट, जब कभी भी चीज़ें आए तो आपके सामने आ जाए। इस यही एक मकसद है। चलिए यहीं पे वे ऑप्टिक्स रैप अप करते हैं। मिलेंगे जब कभी नया हम ऐड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।